Hello everyone. Today I am going to explain the concept of dipole moment, which is the part of chemical bonding chapter. This concept is very important for the IIT JEE Advanced and NEET exam. बेटा अगर मैं तुम्हें इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझाऊं तो बेटा प्रीवियस ईयर में डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड 6 क्वेश्चंस आए इन IIT JEE एडवांस एग्जाम। और बाकी जो बेटा तुम्हारे पास जेई मेंस का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, उनमें भी डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं बेटा तो पर ईयर इंजीनियरिंग एग्जाम में भी और मेडिकल एग्जाम में भी इस कॉन्सेप्ट का वेटेज होता है 4 मार्क्स का। मतलब इस कॉन्सेप्ट का वेटेज एक चैप्टर के वेटेज के इक्वल है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे एक क्वेश्चन आता है बेटा 4 मार्क्स का, लाइक एस ब्लॉक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो कंसेप्ट है अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस कंसेप्ट को तुम ध्यान से समझना और तुम्हें कोई भी डाउट हो बेटा तो तुम उससे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बेटा अपन यही देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है तो अपने को क्या बताता है, इस कॉन्सेप्ट में अपन क्या सीखने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। डाइपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने आयनिक करेक्टर होंगे। बेटा फिर से सुनना, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने आयनिक करेक्टर होंगे। तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर, ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर किस टाइप से जनरेट होता है। ओके, तो इस चीज को अपन एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो देखो बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, HF मॉलिक्यूल। ओके, तो HF जो मॉलिक्यूल है, HF जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना बेटा, HF मॉलिक्यूल के अंदर जो फ्लोरीन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो उससे क्या होगा बेटा, बेटा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इस बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। और इस वजह से फ्लोरीन पे आएगा पार्सली नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखना बेटा, इस बॉन्ड में जो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से फ्लोरीन पे आएगा पार्सली नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा बेटा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड था और इसमें पार्सली आयंस क्रिएट हो गए, जस्ट लाइक आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में भी एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड था लेकिन उसमें भी पार्शियल आयंस क्रिएट हो गए बेटा। तो इनके बीच में भी क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुनो, तो बेटा इस टाइप से एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर जनरेट होता है। क्लियर है सबको। अब तुमसे कोई बोल दे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर जनरेट होने का रीजन क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयनिक करेक्टर आए हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो एटम है उस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आ गया और जो हाइड्रोजन एटम है उस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ गए। बट ये चार्ज आया क्यों है बेटा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ये सुनो कि फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया बेटा। इस वजह से उस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना बेटा, पार्शियल चार्जेस आएंगे, एक्चुअल चार्जेस +1 -1 ऐसा चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्चुअल चार्ज है +1 -1 वो कब क्रिएट होता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ओके, तो +1 -1 नहीं आएगा बेटा, पार्शियली माइनस एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बॉन्ड बेटा, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो बेटा हमेशा एक एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे बॉन्ड को, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और देखना बेटा ये जो चार्ज आए इन दोनों एटम पे जो चार्ज आया ना बेटा इस मॉलिक्यूल में, तो देखो बेटा इस कोवेलेंट बॉन्ड के दो पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बेटा दो नॉन मेटल के एटम,
दो नॉन मेटल के एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और उन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो उन पे चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पार्शियल चार्ज आने का लॉजिक क्या था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो एक एग्जांपल ले बेटा अपन H2 मॉलिक्यूल। तो जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें दोनों एटम क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम्स, और दोनों एटम की क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम। तो बेटा इन दोनों एटम में से कोई भी एटम इन सेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का ही अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सेम। तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस नहीं आएंगे। तो इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। इसके बाद अपन देखते हैं बेटा कि किस टाइप से जो डाइपोल मोमेंट है बेटा वो कोवेलेंट बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर को मेजर करता है। तो बेटा जो पाउलिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया टू मेजर द आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड और टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा तो ध्यान से समझना बेटा किस टाइप से डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया, सुनना बेटा ध्यान से। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। बेटा इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जितना चार्ज क्रिएट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इन चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो। बेटा कोई बता सकता है बेटा कि इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अरे ध्यान से देखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। तो बेटा जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कैसे बेटा, ओवरलैपिंग से, राइट। और बेटा दो एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ओवरलैपिंग से, तो जो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ के। तो बेटा जो दोनों चार्ज क्रिएट हुए हैं दोनों एटम्स के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड में, उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। बेटा डाइपोल मोमेंट को किस टाइप से डिफाइन किया है, जितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं बेटा म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या आएगा बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके इक्वल होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ के। अगर चार्ज को मैं बेटा क्यू से डिनोट करूं, डिस्टेंस को डी से डिनोट करूं, तो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला क्या जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। ओके। अब बेटा अपन डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट की बात करेंगे, इसका यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसकी यूनिट की बात करते हैं। एक बात देखना बेटा, अगर चार्ज में ईएसयू में पुट करूं, ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर में ले सकता हूं, या फिर दोनों को मैं ऐसा यूनिट में पुट करूं, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, कूलॉम, और डिस्टेंस को मैं किस में पुट करूं बेटा, मीटर में पुट करूं। ओके, तो इन दोनों को जब चार्ज को ईएससी में लेंगे बेटा, डिस्टेंस को किस में पुट करेंगे, सेंटीमीटर में। जब चार्ज को कूलॉम में लेंगे बेटा, डिस्टेंस को किस में लेंगे बेटा, मीटर में, दोनों ही ऐसा यूनिट में। बेटा डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो होता है डी वाई। ओके, इसका यूनिट होता है बेटा डी वाई, जिसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल डी से। ओके, और 1 डी वाई बेटा, अगर तुम चार्ज ईएसयू में पुट करोगे, डिस्टेंस सेंटीमीटर में लोगे, तो बेटा 1 डी वाई इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ओके, और अगर तुम चार्ज कूलॉम में पुट करोगे, डिस्टेंस मीटर में, तो बेटा 1 डी वाई इक्वल टू लोगे तुम 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलॉम मीटर। डाउट समझ में आया बेटा, कि जब भी चार्ज कूलॉम में पुट करेंगे डिस्टेंस मीटर में, और जब ईएसयू में लोगे बेटा तब कितने लोगे बेटा, सेंटीमीटर में, राइट। अब देखो बेटा, ये तो हुआ कि डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किस टाइप से किया है। अब डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना पड़ता बेटा, डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस इट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ये सुनो बेटा, अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। अब देखना बेटा, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल सोल्व करोगे, उनमें तुम्हें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल हो बेटा,
तुम्हें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस टाइप से देखते हैं बेटा, और वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान से सुनना बेटा, डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और एरो की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो the direction of dipole moment is represented by an arrow pointing from less electronegative to high electronegative element, right? Any doubt? एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा इसको। अपना एग्जांपल था एचएफ, ओके। तो एचएफ मॉलिक्यूल के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। अगर एक एटम के ऊपर, अगर एक एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बेटा अगर एक एटम के ऊपर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ओके, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस टाइप से निकालोगे बेटा, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रिक तुम्हें याद रखनी है बेटा, कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ओके, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सेंट्रल एटम पे, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बेटा डायरेक्शन किधर आएगी, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, H2, जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें तुम्हें हर एक बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है। देखना बेटा ध्यान से, तो H2O का शेप कैसा होता है बेटा, एंगुलर शेप। ये दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं स्टेप्स, ओके। तो बता सकते हो डाइपोल मोमेंट किधर आएगा बेटा। देखो बेटा इस बॉन्ड का, हर एक बॉन्ड का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किधर रहेगा बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका भी लेस टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और लोन पेयर के लिए क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, इस टाइप से। डाउट? तो किसी भी एग्जांपल में तुम हर एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इजीली डिफाइन कर सकते हो बेटा। ये हुई बेटा डायरेक्शन की बात, ओके। अब अपन डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं बेटा, कि डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो बेटा जो जितना चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, और दो आयंस, जो दो चार्ज आए बेटा उनके बीच के डिस्टेंस पे भी, ओके। ध्यान से सुनना बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, HF, HCl, HBr, HI, इन सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तुम्हें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बेटा। देखो बेटा ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, एक कंसीडर करते हैं बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल X एंड Y, और इस मॉलिक्यूल में Y है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा अगर Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इन शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। अरे बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा एटम्स में, कोवेलेंट बॉन्ड में, ओके। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जो दो एटम है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है बेटा, उनके ऊपर जो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा, ज्यादा। यहाँ पे देखो HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप हाई है। इट मींस इन पे जो चार्ज क्रिएट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, हाई। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस है, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कम है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम आएगा, क्योंकि ये फ्लोरीन आयोडीन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जो चार्ज है जो क्रिएट हुआ इन एटम्स पे वो लेस रहेगा बेटा। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा बेटा, लेस। तो इनमें ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा डाइपोल मोमेंट का, सबसे ज्यादा HF, देन HCl, देन HBr, देन HI, ये सुनो। और तुम्हारे पास बेटा यहाँ से एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं अपन कि मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सुनो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा बेटा, डाइपोल मोमेंट म्यू, ओके। ये तो हो गई बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात। लेकिन अगर अब मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अपन डाइपोल मोमेंट किस टाइप से मेजर करेंगे बेटा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम क्या है बेटा, दो से ज्यादा। इट मींस उसमें बेटा दो या दो से ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उसका डाइपोल मोमेंट अपन किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे,
बेटा उसके लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता है कि डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में सबका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे। ओके, तो ध्यान से सुना बेटा, द डाइपोल मोमेंट ऑफ polyatomic molecules depends on the vector sum of dipole moment of all the covalent bond present in a molecule। सही बात है बेटा, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको अपन समझते हैं बेटा, जैसे BF3 मॉलिक्यूल। ओके, BF3 मॉलिक्यूल के अंदर तुम देखोगे बेटा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका जो ज्योमेट्री है बेटा वो रेगुलर ज्योमेट्री आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर इस टाइप से, राइट। इस मॉलिक्यूल में बेटा 3 बॉन्ड है, बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड, और तीनों बॉन्ड क्या है बेटा एग्जैक्टली सेम है। तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट में बोल दो बेटा कितना है, म्यू। और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया बेटा, तीनों का सेम रहेगा, तीनों आइडेंटिकल बॉन्ड है, म्यू, तीनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आएगा। ओके, अब बेटा इस मॉलिक्यूल का अपने को ओवरऑल, इस मॉलिक्यूल का अपने को ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकालिए, फाइनल इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंटम कितना है बेटा। तो देखो ध्यान से किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे अपन, तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ये से हो गया ना बेटा, 3 वेक्टर हो गए, इसका मैग्नीट्यूड इधर म्यू म्यू म्यू। बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120, तो जो बीच का एंगल है बेटा है 120 है। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, जो नीचे वाले दोनों है इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बेटा इसका वेक्टर कंपोनेंट लो ना, इधर क्या आ जाएगा म्यू cos 60। ओके, इधर कौन सा आ जाएगा बेटा, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका म्यू sin 60। इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा म्यू cos 60। ओके, ये वाला कंपोनेंट म्यू sin 60, राइट। देखो बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे बेटा कंप्लीटली कैंसिल आउट, बेटा दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट। ये देखो बेटा म्यू cos 60 प्लस म्यू cos 60 क्या हो जाएगा बेटा 2 म्यू cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा म्यू, सॉरी 1/2, तो कितना आ जाएगा ये म्यू। देखो बेटा इधर ये रिजल्टेंट म्यू और इधर भी इसका अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्ट इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कितना आ गया बेटा म्यू। ये देखो बेटा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में विद द इक्वल मैग्नीट्यूड, तो नेट डाइपोल मोमेंट किसका आ गया बेटा इसका म्यू इज इक्वल टू 0। और बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा उसको अपन बोलेंगे बेटा पोलर मॉलिक्यूल। तो BF3 का नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, क्योंकि बेटा इसमें क्या है रेगुलर ज्योमेट्री है, तुमने नेट निकाल के देख ले कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। गुड आउट। और एग्जांपल ले बेटा इसके, तो बड़ा सिंपल सा याद रखना कि एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर 2 या 2 से ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो तुम्हें उनके वेक्टर कंपोनेंट लेके सोल्व करना है बेटा। और सबको पता है 2 वेक्टर है बेटा, ऐसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा है बेटा वेक्टर्स में, ये एक का मैग्नीट्यूड है म्यू1 और दूसरे का मैग्नीट्यूड है म्यू2 और बीच का एंगल कितना है बेटा थीटा। तो बताओ बेटा जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा बेटा इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बेटा, तो बताओ मैं मान लूं उसका मैग्नीट्यूड म्यू है तो कितनी आएगी उसकी वैल्यू अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा, यही वैल्यू आएगी ना बेटा। अरे दो वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड म्यू1 है एक का म्यू2 और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करने वाला हूं मैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करो बेटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करो बेटा, cos 0 कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा बेटा म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 मतलब म्यू1 प्लस म्यू2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा म्यू1 प्लस म्यू2। ओके, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करो मैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करूं तो कोस 180 डिग्री होता है बेटा -1, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा म्यू1 माइनस म्यू2। ओके, अब देखो बेटा अगर म्यू1 और म्यू2 दोनों का, अगर म्यू1 और म्यू2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट कितना आ जाएगा बेटा 0। एक चीज नोटिस की बेटा तुमने, मैंने बॉन्ड एंगल इंक्रीज किया तो डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है डिक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा।
तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल. डाइपोल मोमेंट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल. बेटा को डाउट इसके अंदर? ओके बेटा, और एग्जांपल अपन सोल्व करके देखते हैं. ठीक है कि बेटा जब भी देखना, एक छोटा सा पॉइंट और, जब भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड है सारे आइडेंटिकल होंगे और रेगुलर ज्योमेट्री होगा ना, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 आएगा. देखो बेटा एक एग्जांपल और, PCl5. ओके, PCl5 जो है बेटा, PCl5 जो है बेटा कैसा मॉलिक्यूल है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन. तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाओ बेटा. फोर्स पे 5 क्लोरीन लगाओ बेटा. ये प्लेन से बाहर की तरफ, ये प्लेन के अंदर की तरफ, और ये 3 क्लोरीन एक ही प्लेन में. इनके बीच का एंगल कितना रहेगा बेटा? 120 का. देखो बेटा इसका डाइपोल मोमेंट, मान लू मैं म्यू है इस बॉन्ड का, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना आएगा? एक सेकंड. देखो बेटा, तो PCl5 जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 5 फोर्स क्लोरीन बॉन्ड होंगे और सारे बॉन्ड क्या है बेटा? आइडेंटिकल. ओके, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना बेटा? म्यू. इसका भी डाइपोल मोमेंट म्यू, म्यू, इसका भी म्यू. सबका आइडेंटिकल होगा बेटा मैग्नीट्यूड. अब देखना बेटा ध्यान से, इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा? 0. इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे बेटा. इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा है इधर बेटा म्यू. इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो बेटा. किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर. ओके, ये बीच का एंगल है बेटा 120, राइट. तो ये किधर, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये बोला बॉन्ड एंगल हो जाएगा 60, तो आएगा म्यू cos 60, और इसका ये कंपोनेंट भी म्यू cos 60. दोनों के म्यू sin 60 वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? म्यू. तो ये भी एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट, तो नेट डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आएगा बेटा 0. नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, इट मींस कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट. तो इस टाइप से अपन हर एक मॉलिक्यूल का बेटा नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, राइट, रिजल्टेंट निकाल के. ओके, एक छोटा सा पॉइंट बेटा जो तुमने अभी नोट किया था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट. एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इस चीज का भी. ये 3 मॉलिक्यूल्स है बेटा अपने पास. अपने को ये बताना है कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अपने को ये बताना है कि कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, और इन तीनों में अपने को डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है बेटा, राइट. तो देखो बेटा बहुत ही इजी है निकालना. तो बेंजीन रिंग है ना बेटा, वो प्लेनर होती है, उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है. अपने को बस जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना, इनका डाइपोल मोमेंट देखना है. तो देखो बेटा यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बेटा. डायरेक्शन अपोजिट है, चेक करो क्या मैग्नीट्यूड सेम है बेटा? यस, दोनों सेम बॉन्ड है बेटा, तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बेटा? सेम. तो इक्वल मैग्नीट्यूड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन बेटा. नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0. तो ये तो हो गया बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इसमें देखो बेटा यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट मान लो बेटा कितना है? म्यू. इसका भी कितना हो जाएगा बेटा? म्यू. बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? ऑर्थो पोजिशन पे है 60 डिग्री. ये सुन, तो इनका तुम नेट निकाल सकते हो बेटा वेक्टर कंपोनेंट लेके. ओके, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 120 डिग्री. बेटा पे है ना बेटा, तो 120 डिग्री. इसका डाइपोल मोमेंट भी इसका डाइपोल मोमेंट भी. बेटा देखो यहाँ पे तो नेट 0 ही हो गया. इन दोनों में ज्यादा किसका होगा बेटा? बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट. तो नंबर 1 आएगा बेटा ये, फिर नंबर 2 एंड नंबर 3. इन दोनों के लिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा? नॉट इक्वल टू 0. तो दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा? पोलर, और ये नॉन पोलर. अभी मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल देख रहा हूँ बेटा जे एडवांस का, वो तुम्हें सोल्व करके बताना है कि उसमें से मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा बेटा. तो क्वेश्चन लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, और ऑप्शन है तुम्हारे पास. क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, और तुम्हारे पास ऑप्शन सही है.
4 ऑप्शंस तुम्हें गिवन और तुम्हें बताना है इन चारों में मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका है और इन चारों में से कितने पोलर है कितने नॉन पोलर है बेटा। ओके, तो इन सबको तुम सोल्व करो। ओके, और फिर अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। ओके, देखो बेटा, तो इन सब का अपन डाइपोल मोमेंट निकाल के चेक करते हैं, राइट। तो ये वाला मॉलिक्यूल देखो बेटा किस टाइप से होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर कितना हो जाएगा बेटा, म्यू। ओके, ये भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो इसका भी म्यू। ओके, इसका भी म्यू बेटा। एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स है तो अपने को नेट निकालना पड़ेगा, निकालो ना बेटा। देखो बेटा, ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, मेटा पे है तो 120 डिग्री। इनके बीच का 2 ये म्यू और ये कितना बेटा, म्यू। इनके बॉन्ड एंगल कितना है बीच का, 120 डिग्री। और इधर तुम्हारे पास कितना लगा बेटा, म्यू। तो नेट निकालो ना बेटा। तो देखो इसका नेट इधर कितना, इन दोनों का नेट इधर आ जाएगा बेटा कितना, म्यू। ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं पिछले एग्जांपल में। ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा, 0। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें देखो बेटा, ये देखो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन कंप्लीटली कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बस इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो बचेगा नेट। तो वो कितना बच जाएगा बेटा, म्यू। ओके, तो इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है और मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा उसका, म्यू के इक्वल, क्योंकि एक ही बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है। इस एग्जांपल में देखना बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट भी म्यू, इसका डाइपोल मोमेंट भी म्यू और इसका भी म्यू। कोई एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है बेटा। तो इसका रिजल्टेंट अपने को निकाल के देखना पड़ेगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये 2 मेटा पोजिशंस वाले क्लोरीन है बेटा, हर एक का डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा, म्यू। और इनके बीच में जो ये वाला बॉन्ड है बेटा वो इधर आ रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना है बेटा, म्यू। अब इनके भी ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, म्यू साइन 60। और इसका ये वाला कंपोनेंट म्यू साइन 60। और इनका ये वाला कंपोनेंट म्यू cos 60। इसका ये कंपोनेंट भी म्यू cos 60। ये हो जाएगा बेटा 2 म्यू cos 60। ये तो कंप्लीटली कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 म्यू cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। तो कितना बच जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट, म्यू। म्यू बेटा इस बॉन्ड का था और म्यू इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ऐड हो गया। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया बेटा, 2 म्यू। इसका बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन नेट 0। तो बेटा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा सी। और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, 0। तो ये नॉन पोलर है। एंड बी एंड सी जो दोनों मॉलिक्यूल है वो कैसे मॉलिक्यूल है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन सब में मैक्सिमम किसका है बेटा, ऑप्शन सी। ओके, अब बेटा अपन बात कर रहे थे कि डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो अपने को एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर कितने हैं ये बताता है। तो बेटा अपन अब यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर अपन किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज आयोनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब बेटा म्यू जो तुमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, जो कि अपने क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है बेटा एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने आयनिक कैरेक्टर हैं या एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, वो अपन सब इस फॉर्मूले से निकालेंगे, राइट। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल होता है म्यू ऑब्जर्व्ड, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, म्यू थ्योरेटिकल जो कि अपन थ्योरी के हिसाब से चार्ज इनटू डिस्टेंस करके कैलकुलेट करके निकालेंगे। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान से सुनना बेटा, म्यू थ्योरेटिकली निकालने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है उसका अपने को पता है क्या होती है डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस जो होती है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो कि बॉन्ड लेंथ के इक्वल होती है। बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड, बेटा अपन थ्योरी के हिसाब से देखें तो अपन HF वाला जो मॉलिक्यूल लिया था, अपन ने बोला था बेटा इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, कंप्लीट +1 -1 चार्जेस नहीं आएंगे। तो इनका मैग्नीट्यूड अपने को नहीं पता, तो अपन कैसे सोल्व करेंगे बेटा, थ्योरेटिकल जो डाइपोल मोमेंट है उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, अपन जो चार्ज है ना बेटा वो अपन मैक्सिमम मान के चलते हैं कि यहाँ पे चार्ज +1 आ गया, यहाँ पे -1, जबकि कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है बेटा अपन वो मान के चल रहे हैं। जो म्यू थ्योरेटिकल है बेटा, जो म्यू थ्योरेटिकल अपन निकालते हैं उसमें जो अपन चार्ज की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा वो अपन हाई पुट कर रहे हैं। तो बेटा म्यू थ्योरेटिकल इज ऑलवेज हायर देन म्यू ऑब्जर्व्ड, क्योंकि बेटा चार्ज की थ्योरेटिकल वैल्यू जो अपन डाल रहे हैं ना बेटा, ये जो पार्शियल चार्ज कितना है वो थ्योरी के हिसाब से अपन नहीं निकाल सकते।
तो अपन क्या मान के चलते हैं बेटा, +1 - 1 आए, तो चार्ज जितना आना चाहिए उससे हाई पुट कर रहे हैं, तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा बेटा वो भी अपने पास ऑलवेज क्या आएगा, हाई। तो ध्यान रखना बेटा, म्यू थ्योरेटिकली इज ऑलवेज हायर देन म्यू ऑब्जर्व्ड। ओके, और चार्ज बेटा तुम्हें यहाँ पे डालना है, तो चार्ज ईएसयू में कितना हो जाएगा बेटा, 4.8 × 10⁻⁻10 ईएसयू। ओके, +1 की वैल्यू, और बेटा कूलम में कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl is 1.03 dy and the bond length of HCl bond is 1.275 angstrom. Then calculate the percentage ionic character in the bond in the HCl molecule. ये सुनो, देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का अपने पास फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है क्या बेटा, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, म्यू ऑब्जर्व्ड बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने को दी है कितनी, 1.03 dy, राइट, 1.03 dy। म्यू थ्योरेटिकल अपने को निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा म्यू थ्योरेटिकल अगर अपन ने कैलकुलेट कर लिया तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ ही जाएंगे। तो बेटा म्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू होगा Q × D। चार्ज की वैल्यू किसमें पुट करेंगे बेटा अपन, इन ESU, तो कितना हो जाएगा 4.8 × 10⁻10। ओके, ये हो गया ESU में। डी बाई बेटा डिस्टेंस डालो बेटा, कितने दिया है 1.275, तो 1.275 बेटा जब चार्ज ESU में पुट कर रहे हैं, डिस्टेंस किस में पुट करेंगे बेटा, सेंटीमीटर में, तो एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है बेटा 10⁻8। तो ये हो जाएगा बेटा 4.8 × 1.275 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, बेटा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर कितना होता है बेटा 1 डी बाई। तो देखो बेटा ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6.12, ये होगा बेटा डी बाई। तो तुम्हारे पास म्यू थ्योरेटिकल आ गया 6.12 और ऑब्जर्व कितना था बेटा 1.03 डी बाई। तो म्यू थ्योरेटिकल से डिवाइड करो इसको तो 6.12 डी बाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अराउंड 17%। ओके, तो इस टाइप से अपन बेटा डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे अपन आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने हैं वो भी अपन मेजर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।